जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होता है, ध्यान से सुनिए, जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म होता है मतलब जब फॉर्म को हम बंद करते हैं तो यहां पर नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से बनाते हैं, ये ध्यान से समझिए। जब हमें फॉर्म को क्लोज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म का डिसोल्यूशन करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें फॉर्म के बुक को क्लोज करना है। फॉर्म के बुक को भी क्लोज करेंगे ना साथ साथ। फॉर्म का बुक क्लोज करने का मतलब कि आप इसको इस तरह लें कि बैलेंस शीट में ही जो आइटम्स होते हैं ना उसी को हम कैरी करते हैं। उस वक्त जो उस फॉर्म का बैलेंस शीट होता है उसे हमें बंद करना है। और आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इस पॉइंट को पहले कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद हम फॉर्म के बुक को क्लोज करने के बारे में सोच सकते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो भी आइटम होता है ना, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है, इसको कंफर्म करिए पहले। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी आइटम्स हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी आइटम्स हैं उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आगे की बात को समझने से पहले इस बात को एक बार आप कंफर्म कर लीजिए फिर से। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हमें करना क्या है, बुक को क्लोज करना है। जैसे ही आप बुक को क्लोज करना सीख जाओगे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। बुक को क्लोज करने का मतलब क्या है, जिस आइटम का डेबिट बैलेंस है ना उसको क्या कर देना है हमें, उसको क्या कर देना है बोलिए, जिस आइटम का डेबिट बैलेंस है उसको हमें कर देना है क्रेडिट। क्या कर देना है बोलो, क्रेडिट। और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको क्या कर देना है, डेबिट। क्रेडिट को डेबिट करना है और डेबिट को क्रेडिट करना है और बुक को क्या करना है, क्लोज करना है। अब एक बात और समझ लीजिए, चाहे पार्टनरशिप फर्म का बुक क्लोज करना हो या कंपनी का बुक क्लोज करना हो, बुक को जब भी क्लोज करने की बात आएगी तो हम वहां पर एक अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है मालूम है, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट। जेड या एस कुछ भी लिख सकता है। तो एक बात याद रखिए, जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात जैसे ही आएगी तो आपके दिमाग में यह आना है कि बुक क्लोज करना है हमें, क्योंकि फर्म बंद हो रहा है। जब हमें फर्म को बंद करना है तो एज एन अकाउंटेंट हमारी भूमिका क्या है, हम लोग अभी क्या बनकर सोचेंगे, अकाउंटेंट बनकर सोचेंगे। हम इस फर्म के अकाउंटेंट हैं जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि फाइनली हम बुक को क्लोज करके देखेंगे। मतलब अब हम हिसाब किताब करेंगे। इसमें करेंगे क्या, सारे ही एसेट्स को, नॉर्मली एसेट्स को रियलाइज करेंगे। इसको और सरल भाषा में आप समझें अगर तो ये कह सकते हैं कि एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज की अदायगी करेंगे, जो पैसा बचेगा ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। ठीक है ना। तो बुक को क्लोज करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। ये ऑलवेज याद रखना है आपको। चाहे फर्म का बुक क्लोज करना हो या कंपनी का बुक क्लोज करना हो, आप आगे बीकॉम पार्ट 2 में जाके देखेंगे कि बुक जब कंपनी का क्लोज हो रहा होगा ना तब भी हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, रिकंस्टिट्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है। रिकंस्टिट्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर से वैल्यूएशन करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। फिर से बोले, रिकंस्टिट्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और डिसोल्यूशन में क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। मतलब कि बुक को क्लोज करने के लिए, बुक को क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर। तो अब आइए हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं। तो बुक को फॉर्मेट पे आने से पहले इस बात को पहले कंफर्म कर लीजिए कि यहां पर एक अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। बस पहले आप इस 3 अकाउंट को दिमाग में रखकर कोई बात सोचेंगे। तो पहले एक साथ बताइए, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब हमें बुक को क्लोज करना है, और बुक को क्लोज करने के लिए आपके दिमाग में कितने अकाउंट्स होने चाहिए? 3 अकाउंट होने चाहिए। कौन कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हम सबसे पहले क्लोज करेंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, पहले स्टेप समझ लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो इसका प्रॉफिट या लॉस आएगा कहां भेजेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। और जब इसको क्लोज करेंगे तो इसके बैलेंस अमाउंट को कहां भेजेंगे? कैश या बैंक अकाउंट में। तो फिर कैश या बैंक अकाउंट क्लोज होगा। बुक को क्लोज करने के तरीके में से एक बात समझिए, हम जितने भी अकाउंट्स को बनाएंगे वो अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए। अकाउंट को बंद कर लेना है हमें। अकाउंट बंद हो गया, इसकी पहचान क्या है? उसका कुछ भी बैलेंस सीडी नहीं आएगा। मतलब उस अकाउंट का दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा? अपने आप बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आया तो उसका बैलेंस आएगा, और जैसे ही बैलेंस आ रहा है इसका मतलब अकाउंट क्या है? ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो अकाउंट क्लोज हो गया, इसकी पहचान क्या है? अकाउंट क्लोज हो गया, इसकी पहचान यह है कि आपका बैलेंस सीडी नहीं आना चाहिए। बैलेंस सीडी आने का मतलब क्या है? आपका अकाउंट अभी खुला हुआ है, आपका अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है। अगर आपका सारा ही अकाउंट का दोनों का टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल बराबर आ गया है, इसका मतलब सक्सेसफुली आपने बुक को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। फिर से आप रिपीट करेंगे, जब हमें फर्म का डिसोल्यूशन की बात आएगी इसका मतलब हमें बुक को क्या करना है? क्लोज करना है। और बुक को क्लोज करने के लिए मुख्य रूप से कितने अकाउंट्स बनाने होते हैं? 3 अकाउंट। कौन कौन? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। एनी प्रॉब्लम यू हैव? अब बुक क्लोज होने का एक्चुअल मतलब यह है कि जो जो अकाउंट हम बना रहे हैं, यहां पर अगर 3 अकाउंट बना रहे हैं तो ये तीनों अकाउंट का बैलेंस नील आना चाहिए। मतलब कि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। मतलब जितना डेबिट आए उतना क्रेडिट आना चाहिए। और अगर ये नहीं आया है तो इसका मतलब कि हमारा बुक अभी क्लोज नहीं हुआ है। तो जब अगर ऐसा आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि बुक क्लोज हो गया है। और बहुत सरल स्टेप है, आप इजी देखेंगे। अब मैं आपको यहीं पर एक पॉइंट और गाइड कर देता हूं। इस तीनों अकाउंट के अलावा 2 अकाउंट और बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। मतलब नॉर्मली आपको कितना अकाउंट बनना है? 3। और मैक्सिमम कितना मानना है? 5। नॉर्मल केस में कितने अकाउंट्स बनेंगे? 3। फिर से रिपीट करो, कौन कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन अगर अगर पार्टनर्स का लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? किसी पार्टनर का लोन है, दैट इज पार्टनर्स लोन है, तो उसके लिए एक और अकाउंट बनेगा। इसका नाम हम रख देते हैं चौथा अकाउंट। चलेगा? अगर पार्टनर का लोन है मतलब यह है कि फर्म को अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट अलग से बनाएंगे, तो यह आ गया पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एक बात और, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तब तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, तो फिर सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका मतलब करेंट अकाउंट का भी बैलेंस होगा आपके पास, तो वो करेंट अकाउंट भी फिर अलग से बनाया जाएगा, जिसका 5वां अकाउंट आ जाएगा कितना? करेंट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। मैक्सिमम कितना अकाउंट? 5। 5 ये 2 एक्स्ट्रा अकाउंट तभी बनेगा जब इसकी जरूरत रहेगी। मतलब कि अगर पार्टनर का लोन होगा तो बनाएंगे, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगा तब करेंट अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है ना? तो मैक्सिमम 5 अकाउंट्स बनाए जाएंगे। क्लियर है? और नॉर्मली कितने अकाउंट्स बनाए जाएंगे? 3 अकाउंट। कौन कौन? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। याद रहेगा? ओके। ये दोनों अकाउंट कब बनेगा? जब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगा। अगर नहीं होगा तो ये दोनों अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है? एनी प्रॉब्लम? अब आइए, अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, इस स्लाइड को थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे।
रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको बताया सभी एसेट्स, इसके स्टेप को भी फॉलो करते हुए आप मूव करेंगे। अगर दिक्कत हो तो आप स्टेप को साथ में, जब आप इसको सुन रहे होंगे इस वीडियो को, इसका वीडियो बैकअप मैं आपको दे रहा हूं, तो आप स्टेप को सुनते हुए पेन और कॉपी के साथ आप सभी स्टूडेंट्स बैठे और जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना, और साथ में आप लिखते भी जाइए। तो पहला स्टेप क्या है मालूम है? अब देखो, बुक को क्लोज करने का मतलब है क्या है? बैलेंस शीट को क्लोज करना। बुक को क्लोज करने का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट को क्लोज करना है। एक बात और समझ लो, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कौन कौन अकाउंट है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक बात याद रखिए, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट आ सकता है, ठीक है ना, दोनों बैलेंस आ सकता है। रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और नॉमिनल अकाउंट का कोई बैलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को कहां भेज देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजकर समाप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें बुक क्लोज करने का मतलब समझना है, बैलेंस शीट के आइटम्स को बंद करना है, मतलब क्लोज करना है। अब दिमाग हमारा बैलेंस शीट पे होगा, तो जिस पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करना है उसका बैलेंस शीट हमारे पास होगा, उसके आइटम्स को, एक एक आइटम को हमें बंद करना है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है बोलो? डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। और जिसका लायबिलिटी अगर है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। इस तरह से ये बुक क्लोज हो जाएगा। अगर हमने डेबिट को क्रेडिट नहीं किया तो वो तो खुला रह जाएगा, क्रेडिट को डेबिट नहीं किया तो भी वो खुला रह जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या है समझिए, कैश को कैश अकाउंट में भेजो। पहले समझ लो, कैश को कैश अकाउंट में भेजो, पार्टनर के कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजो, क्योंकि इस दोनों अकाउंट को आपने स्पेशली बनाया हुआ है। हम अभी 3 अकाउंट मानकर ही आपको सिखा रहे हैं बुक को क्लोज करना, ठीक है ना। बाकी 2 आप अपने आप इजीली लास्ट में मैं एक हिंट दूंगा और समझ जाओगे आप। तो क्या है कि सभी एसेट्स को देखो, किसको? एसेट्स एक कैश होता है या बैंक होता है, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसके लिए आप स्पेशली कैश अकाउंट बना रहे हो। अगर बुक में कैश है तो कैश अकाउंट बनेगा, और अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट बनेगा। क्लियर है? अब पार्टनर का कैपिटल, जब ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स है उसको सीधे कहां भेजना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजना है, ठीक है। जैसे रिजर्व को कहां भेजोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजोगे। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको कहां भेजोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजोगे। बाकी सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कहां भेजोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देंगे। फिर से समझिएगा, आपके पास एक बैलेंस शीट है। किसका बैलेंस शीट है? जिस फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है उसका बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है। बैलेंस शीट में क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटी। सभी एसेट्स को और सभी लायबिलिटीज को कहां भेजना है? रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है। किसको छोड़कर? कैश या बैंक को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम कैश या बैंक अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो उसको कैश या बैंक अकाउंट में भेजना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और उससे रिलेटेड आइटम, जो डायरेक्ट इससे पहले पार्टनर के कैपिटल में डायरेक्ट जिस आइटम को भेजते थे ना, उन सभी आइटम्स को कहां भेजना है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे कि पार्टनर्स के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर रिजर्व है तो कहां भेजोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजोगे। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो कहां भेजोगे? और अगर लॉस है तो कहां भेजोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। एनी प्रॉब्लम? बाकी इन आइटम्स को छोड़कर जितने भी आइटम्स बचते हैं उन सभी आइटम्स को कहां भेजोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब आप गौर करें, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजने का मतलब क्या है? जिन आइटम को आपने डेबिट किया हुआ है उसको क्रेडिट करना है, और जिसे क्रेडिट किया हुआ है आपने उसको डेबिट करना है। इसका मतलब जो आपका स्टेप नंबर 1 है वो पता है क्या है? एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में भेजो और लायबिलिटी को किधर भेजो? किधर भेजो? क्रेडिट साइड में भेजो। तो आप गौर कीजिए, यहां पर हमने दिखा, यहां पे लिखा हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, एकदम इजीली समझ में आएगा, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। अब यहां पे देखो, यहां पर हमने लिखा हुआ टू सन्ड्री एसेट्स। अगर हम इसका जर्नल करें, आप साथ साथ, इसकी खास बात क्या है, साथ साथ आप जर्नल एंट्री भी सीख जाओगे। तो हमने अगर इसके बारे में सिर्फ बात मैं करूं
तो जर्नल एंट्री बताएंगे क्या होगा, मैं यहां पे बता रहा हूं क्या होगा एंट्री बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, मतलब विविध संपत्तियां। कौन कौन से एसेट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड, हो सकता है आपका डेटर हो, डेटर भी लिख दीजिए, है ना, स्टॉक, जितने भी एसेट्स हैं सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख दो। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेटर, टू स्टॉक वगैरह वगैरह, और भी जो भी जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, सारे एसेट्स के लिए जर्नल एंट्री क्या होगा, बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब टू सन्ड्री एसेट्स। अब एक टेक्निकल बात समझिए, आपका दिमाग खुद ही काम करेगा। पहले तो इजी वे में समझिए, सभी एसेट्स को किधर भेजना है, रियलाइजेशन के उस एसेट्स को, कैश या बैंक को छोड़कर किधर भेजना है, डेबिट साइड में, लायबिलिटी को किधर। अब इसको समझिए, रियलाइजेशन को आपने डेबिट किया और सभी एसेट्स को आपने क्या किया मालूम है, क्रेडिट किया। वो रूल फॉलो हो गया ना, जो आइटम डेबिट था उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ, डेबिट तो उसको क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया। तो सभी एसेट्स को किधर भेज दिया हमने, रिलेशन के कौन से साइड में, डेबिट साइड में भेज दिया। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब आइए सभी लायबिलिटीज को, स्टेप नंबर 1 है ये, स्टेप नंबर 1 फॉलो क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 एसेट्स और लायबिलिटीज को कहां भेजना है, रिलेशन अकाउंट में भेजना है। एसेट्स को डेबिट साइड में और लायबिलिटी को, किन एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़ देना, ये मैंने आपको बता रखा है। तो अब हम अगली एंट्री क्या करेंगे, देखो स्टेप नंबर 1 के यहां पर है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि बिल्स पेबल, जैसे कि लोन या वाइफ का लोन, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इन सभी आइटम को किधर भेजना है, क्रेडिट साइड में। अब गौर कीजिए, क्रेडिट साइड में जितने भी आइटम्स को हम भेज रहे हैं वो सभी का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, और इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पता है क्यों, जर्नल एंट्री जब करोगे तो पता क्या एंट्री आएगी इसकी, बोलो इसकी एंट्री क्या आएगी, बोलो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, लोन या वाइस लोन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट, बैंक ओडी क्या आएगा, डेबिट, है ना, या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्या आएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बोलो रियलाइजेशन अकाउंट। गौर कर रहे हो क्या, आपने सभी एसेट्स को क्या कर दिया, क्रेडिट, और सभी लायबिलिटी को क्या कर दिया आपने, डेबिट। इसका मतलब साथ साथ आप एक बात को समझिए, सभी एसेट्स का बैलेंस नील कर दिया आपने, क्या एसेट्स का बैलेंस नील कर दिया आपने, और लायबिलिटी के भी बैलेंस को नील कर दिया। कैसे, जो डेबिट था उसको आपने क्रेडिट किया और जो क्रेडिट था उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो पहला स्टेप क्या है कि बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट अकाउंट में भेजना। स्टेप नंबर 1 क्या है, फिर से समझिए, मैं रिपीट करता हूं ताकि आप लिख भी सकेंगे वीडियो को देखने के बाद। क्या है बोलिए, सभी बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को डिफरेंट अकाउंट्स में भेजना। बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स को कहां भेजना, डिफरेंट अकाउंट्स में भेजना। सपोज 3 अकाउंट है बैलेंस शीट के, एसेट में भी बहुत सारे आइटम्स हैं, लायबिलिटीज में भी बहुत सारे आइटम्स हैं। कैश को कैश अकाउंट में भेज दो, या बैंक है तो बैंक अकाउंट में भेज दो, पार्टनर्स कैपिटल और उससे रिलेटेड आइटम को कैपिटल अकाउंट में भेज दो, बचे हुए सारे एसेट्स और सभी लायबिलिटीज को कहां कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दो। गौर से देखो तो बैलेंस शीट खाली हो गया क्या, बैलेंस शीट खाली हुआ नहीं हुआ, 100% बैलेंस शीट खाली हो चुका होगा, क्योंकि सारे आइटम्स को उठा के आपने डिफरेंट अकाउंट में भेज दिया। स्टेप नंबर 1 आपने फॉलो कर लिया। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा, बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट अकाउंट में भेज दिया जाए, या यूं कहें बैलेंस शीट को खाली कर लिया जाए। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। बैलेंस शीट में अब कोई आइटम बचा, कोई भी आइटम नहीं बचा। मैं इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली आपको डिफरेंट कलर से समझाता हूं। सपोज आप सिर्फ इस पे ध्यान दें जो मैं अभी लिख रहा हूं, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है उसको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सपोज कीजिए ये है बैलेंस शीट, ये क्या है बोलो, बैलेंस शीट। यहां पर है एस कैपिटल और बीस कैपिटल, दो ही पार्टनर है। उसके बाद है यहां पे मान लो रिजर्व, यहां पर है बिल्स पेबल, उसके बाद मान लो बैंक ओडी एंड सिंपल मान लो क्रेडिटर। ये इधर है सब आइटम। ये बैलेंस शीट है तो इसका मतलब ये टैली कर रहा होगा। यहां पर है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। उसके बाद है यहां पर सपोज करो डेटा, दूसरा स्टॉक मान लेते हैं। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। अरे यही बैलेंस शीट है ना। अब करेंगे क्या, मैं यहां भी कलर चेंज करता हूं, ध्यान से देखिए। अब हम करेंगे क्या,
जो ए बी का कैपिटल है उसको कहां भेजोगे? कैपिटल अकाउंट में भेजोगे। रिजर्व को कहां भेजोगे? कैपिटल अकाउंट में भेजोगे, ठीक है ना। और कैश इन हैंड या कैश एंड बैंक को कहां भेजोगे? कहां भेजोगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में भेजोगे। अब ये जो सारे आइटम्स बचे हुए हैं इसको कहां भेजोगे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट में भेज दोगे। बैलेंस शीट का कोई आइटम बचा नहीं, खाली हो गया, नहीं हो गया? 100% बैलेंस शीट को हमने खाली कर दिया। मतलब बैलेंस शीट के एक एक आइटम को चुनकर हमने डिफरेंट अकाउंट में भेज दिया है। स्टेप नंबर 1 फॉलो हो गया। क्लियर? स्टेप नंबर 1 फॉलो अगर कर लिया आपने तो मान लीजिए कि 33.33% आंसर आपका तैयार है। मतलब कि अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बल्कि 6 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट का भी 1 नंबर मिलता है, ठीक है ना। बस 12 नंबर में 6 नंबर यहीं पे मिल गया आपको, इसलिए कुछ टेंशन आपका कम हो गया होगा। तो पहला आइटम फिर से बोलिए, पहला स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप बैलेंस शीट को खाली किया जाए, या यूं कहें बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स को डिफरेंट अकाउंट में भेजा जाए। नॉर्मली हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? कौन कौन? रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। तो देखिए इसको हमने भेज दिया कहां पर? कैश या बैंक अकाउंट में। इसे इन आइटम्स को कहां भेज दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये जो बचा कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और ये कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये देखो, इसका क्रेडिट बैलेंस था ना, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का आइटम का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ध्यान दे रहे हो कैसे? अब यहां पे आके देखिए, बिल्स पेबल, इसका जर्नल एंट्री करोगे तो क्या आएगा बोलो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर यहां पर आता है सन्ड्री एसेट्स तो यहां पर क्या आएगा? जर्नल एंट्री रिलेशन टू सन्ड्री एसेट्स। एक बात और याद रखिए, किसी अकाउंट के डेबिट साइड में वो आइटम होता है जो क्रेडिट होता है, समझ रहे हो क्या? और किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आइटम लिखा जाता है वो एक्चुअल में उसको डेबिट करता है। तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। इधर के आइटम के लिए ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। हम जिस अकाउंट को बना रहे हैं उसको बेस मानते हैं। तो बैलेंस शीट को खाली कर लेना कितना नंबर आइटम हो गया, यानी स्टेप हो गया? स्टेप नंबर 1 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आइए बहुत आराम से बात करते हैं स्टेप नंबर 2 पर। और स्टेप नंबर 2 है सभी एसेट्स को बेचना या रियलाइज करना। एग्जाम्पल के तौर पर या तो एसेट्स को आप बेचोगे या कोई पार्टनर उस एसेट्स को ले रहा होगा। अब पहले एक बात को पहले ढंग से समझ लीजिए, थोड़ा सा इस पॉइंट को यहीं रोककर एक बात अलग से आपको पहले समझा देते हैं। मान लीजिए मैं और आप, हम दोनों पार्टनर हैं, ठीक है, और हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अपने फर्म को अब डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, हम लोग अपने फर्म को बंद करेंगे। हम लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिसीजन लिया है। अब हमारे फर्म में बहुत सारे एसेट्स होंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये तो लिक्विड आइटम है, उसको तो सीधे बांटेंगे, कैश को थोड़ी बेचेंगे, या लायबिलिटी को या कैश इन हैंड या कैश एंड बैंक को तो बेचना नहीं है, वो तो लिक्विड है, उसको तो ऐसे ही बांटेंगे। लेकिन अब सवाल है कि आपके पास डिफरेंट आइटम्स हैं, जैसे डेटर है, उससे पैसा रिटर्न ले लेंगे, है ना। स्टॉक है, अब स्टॉक है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है। इन एसेट्स का क्या होगा बताओ? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इन एसेट्स का क्या क्या उपाय हो सकता है, उन सारे उपायों पर मैं आता हूं एक एक करके। सबसे सिंपल बात तो यह है, उस एसेट्स को बेच दो, बेच दो, किसी को भी बेच दो, मार्केट में बेच दो। मान लो फर्नीचर है, 10,000 में बेच दो, 15,000 में बेच दो, किसी को भी, थर्ड पार्टी को आप उसको बेच दो, ठीक है। या फिर ये जरूरी तो नहीं है ना कि उसको बेच ही दिया जाए। अरे मान लो कि जिस फर्नीचर को हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि 15,000 में बेच दिया जाए, उस फर्नीचर को मैं भी तो ले सकता हूं, आप भी तो ले सकते हो। ये बेचना ही जरूरी है क्या? नहीं। अरे किसी और को बेचने से बेहतर है ना कि हम दोनों को अगर उसी प्राइस पे लेना है, मान लीजिए मैं एग्री हूं, आप भी एग्री हो कि 15,000 में किसी और को ये फर्नीचर बेच दिया जाए, और अब आपने कह दिया कि सर एक काम करते हैं ना कि 15,000 में जो दूसरे को बेचा जा रहा है वो मैं ही ले लेता हूं। तो अगर आप ये फर्नीचर ले लेते हो तो मुझे कोई परेशानी होनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि 15,000 में मैं ऐसे भी इसको बेचने को तैयार था, आप भी तैयार थे। अगर आप ही 15,000 में लेते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर मैं ले लेता हूं तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एसेट्स को कहां कहां एडजस्ट कर सकते हैं? या तो एसेट्स को बेच सकते हैं सीधे, या कोई एसेट्स कोई पार्टनर भी ले सकता है क्या?
यस या नो? हाँ, इस एसेट्स को कोई पार्टनर भी ले सकता है, हो सकता है सारे एसेट्स को हम दोनों मिलकर बांट लें। अगर आप एसेट्स लेते हो तो यू आर द रिसीवर इन दिस केस, एम आई राइट? आप अगर एसेट्स लेते हो तो अब डेबिट कौन होगा? आप होंगे। सपोज मैं ए हूं और आप बी हैं, आप किसी एसेट्स को ले रहे हो तो एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। एंड ऑब्वियसली अब क्रेडिट क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाना, रियलाइजेशन या उस एसेट्स को क्रेडिट करोगे? एसेट्स जा रहा है ना, तो एसेट्स क्रेडिट करोगे या रियलाइजेशन क्रेडिट करोगे? बोलो बोलो, एसेट्स क्रेडिट होगा या रियलाइजेशन? रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, एसेट्स क्रेडिट नहीं होगा। रीजन क्या है मालूम है आपको? क्योंकि उस एसेट्स को आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो? क्रेडिट कर चुके हो, उसको आप रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हो। अब एसेट्स और लायबिलिटी के एडजस्टमेंट के लिए एसेट्स और लायबिलिटी डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। क्या आएगा यहां पर डेबिट या क्रेडिट मालूम है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब आइए, एक और उपाय हो सकता है एसेट्स को लेकर। पता है क्या हो सकता है? हो सकता है कि हमारा एसेट्स है और किसी का लायबिलिटी भी है हमारे पास, मतलब हमने किसी से उधार ले रखा है। हो सकता है कि हमारे क्रेडिटर को हम बोल दें कि एक काम करो, हमारा फर्नीचर है 15,000 का, तुम ले लो। वो भी तो लेने को एग्री हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है ना, तो हम उसको दे देंगे। तो एक बात याद रखिए, अगर लायबिलिटी और एसेट्स अगर कोई क्रेडिटर हमारे एसेट्स को लेने को तैयार है तो क्या एंट्री करेंगे? कुछ एंट्री नहीं करेंगे, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, मालूम है? वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ से एसेट्स खत्म हो, एक तरफ से लायबिलिटी खत्म, और उसको ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके हैं और डेबिट कर चुके हैं। इसलिए अगर, ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्रेडिटर या किसी भी लायबिलिटी के लिए किसी भी एसेट्स को अगर हम दे देते हैं तो इसके लिए हम अलग से कोई एंट्री नहीं करते, अगर कंप्लीटली एडजस्ट करना होता है तो स्टेप नंबर 2 आप समझिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या आया? एसेट्स को नॉर्मल वे में मैं बोलता हूं, रियलाइज करो और लायबिलिटी की अदायगी करो। एसेट्स को रियलाइज करो और अदायगी किसकी करो? लायबिलिटी की अदायगी कर दो। स्टेप नंबर 2 यही है। स्टेप नंबर 2 क्या है? एसेट्स को रियलाइज करो और लायबिलिटी की क्या कर दो? अदायगी कर दो। अब याद रखिए, एसेट्स सपोज बेच रहे हो तो क्रेडिट एसेट्स नहीं होगा। नॉर्मल वे में क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉर्मल वे में क्या होता है? एसेट्स को बेचने पर कैश को डेबिट और उस एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में चूंकि इस एसेट्स को आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, इसलिए अभी एसेट्स डेबिट नहीं होगा, बल्कि एसेट्स क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये याद रहेगा? चलिए, तो स्टेप नंबर 2 है एसेट्स को रियलाइज करो और लायबिलिटी की अदायगी करो। ये आप इतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये आप लिख सकते हो। मैं चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पे इसे लिख लो, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इससे 2 फायदा होगा, इस बहाने आप इस लेक्चर को एक बार और सुनोगे और साथ में फिर कॉपी पेन को साथ बैठोगे तो इसे लिख भी लोगे, कंसेप्ट और बेहतरीन हो जाएगा आपका। तो अब आइए मैं इसको खाली करता हूं और अगले स्टेप्स को मैं समझाता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जो पेमेंट आप कर रहे हो ना, इसके लिए आप क्या लिख रहे हो यहां पर? इसको जो पेमेंट कर रहे हो इसके लिए क्या लिखना है आपको? बैंक अकाउंट। अगर बुक में कैश अकाउंट यूज हो रहा है तो आप कैश लिखोगे, और अगर बैंक अकाउंट यूज हो रहा है तो क्या लिखोगे? सपोज कैश इन हैंड है तो आपको यहां पे क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट। और अगर कैश एट बैंक है तो क्या लिखना है? कैश एट बैंक अकाउंट। और अगर दोनों है तो उसका डिसीजन बाद में लेंगे, टेंशन में आ जाओगे वरना। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहां पर देखो, यहां पर है बाय बैंक, एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड, तो एसेट्स अगर रियलाइज्ड होगा, मतलब अगर हमारे पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे? बोलो मेरे साथ, एंट्री बोलो। अब इसका जर्नल एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर लायबिलिटी की अदायगी कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ध्यान रहे, यहां पर हमने उस एसेट्स या लायबिलिटी को क्रेडिट या डेबिट नहीं किया है, बल्कि उसके बदले में हम क्या यूज कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक के स्टेप क्लियर है? अब मैंने अभी इससे पहले एक बात बताई कि सपोज उस एसेट्स को कोई पार्टनर ले ले, तब क्या करोगे? तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे? तो बोलो,
अगर एसेट्स कौन ले ले, पार्टनर ले ले, तो क्या करोगे, पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे आप बताइए, डेबिट करेंगे ना, क्योंकि वो पाने वाला है। और अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी ले ले, मतलब लायबिलिटी की अदायगी करने को एग्री हो जाए, तो उस पार्टनर को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्योंकि इस वक्त वो क्या है, देने वाला है। तो ये याद रखिए, पार्टनर्स भी एसेट्स ले सकते हैं और पार्टनर्स भी लायबिलिटी की अदायगी की जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स, फर्म के एसेट्स को ले लिया है, तो आप क्या करोगे, उस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे, और अगर उसने लायबिलिटी को अदायगी की जिम्मेदारी ली है, तो उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करोगे। सिंपल रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। वही गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आप आगे मूव कर सकते हो। अब यहां पर यह है ना कि देखो, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट टेकन ओवर बाय पार्टनर। यहां पर क्या है, अगर कोई पार्टनर, अब इसका अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी की अदायगी करता है, तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको करोगे, रियलाइजेशन को। किसको करोगे, तो यहां पर एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड कैपिटल है तो कौन सा अकाउंट यूज करोगे, करेंट अकाउंट। उसी तरह से अगर वो एसेट्स लेता है तो क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। देख लो लिखा हुआ यहां पे, एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, और इसको आराम से कॉपी पे फॉर्मेट को उतार लेना, एक बार उतार लेंगे आप। टाइम इससे बेहतरीन और कोई वे नहीं हो सकता आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले रहा है तो यहां की जर्नल एंट्री करना थोड़ा सा। अगर कैपिटल अकाउंट माने तो क्या एंट्री हो रही है, एंट्री बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप गौर करें, यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको किया, है ना। और अगर लायबिलिटी लिया तो क्या कर दिया आपने, रिलेशन को डेबिट करके पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहां तक की बात समझ में आ गई है, यहां तक के सारे स्टेप्स को समझ गए आप। ध्यान दीजिए, ये पहला स्टेप का मामला था, ये दोनों पहला स्टेप का मामला था, क्लियर हो गया। ये दोनों दूसरे स्टेप का मामला है, ये वाला और ये वाला, साथ में दूसरे स्टेप का मामला ये भी है। डन। अगर पार्टनर बेच रहे हो तो कैश या बैंक लिखोगे, अगर पार्टनर्स ले रहे हैं तो एसेट्स लेने पे पार्टनर को डेबिट करोगे और लायबिलिटी लेने पे पार्टनर को क्रेडिट करोगे। डन। और मैंने अभी एक और केस बताया कि हो सकता है कि किसी एसेट्स को हम किसी लायबिलिटी की अदायगी के लिए ही दे दें, तो इसके लिए कोई एंट्री अलग से नहीं होगी। अब हमारे पास क्या मुद्दा बचता है, जब हम ये रिलेशन का प्रोसेस कर रहे होंगे, जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, तो क्या लगता है आपको, एसेट्स को बेचने में भी कुछ खर्च हो सकता है? हो सकता है क्या? यस। अरे एसेट्स को सेल करने में भी खर्च होता है यार, लायबिलिटी की अदायगी में भी कुछ खर्च हो सकता है। तो इस प्रोसेस की वजह से अगर कोई खर्च आया है, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं, तो इसके लिए डेबिट क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट। यहां पे लिखा हुआ है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अगर कई बार होता है कि किसी पार्टनर को यह जिम्मेदारी दे देते हैं, हम क्या करते हैं, एक पार्टनर को हम जिम्मेदारी दे सकते हैं कि देखो भाई, डिसोल्यूशन के काम को तुम संभालो, मतलब सभी एसेट्स को तुम बेचो और सभी लायबिलिटी की अदायगी तुम ही को करना है। तो इसके लिए हम उसको अलग से कुछ पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? अरे मान लीजिए हम दोनों पार्टनर हैं और ये जिम्मेदारी मैंने आपको दे रखा है, तो आप तो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो ना, इसके लिए आप कुछ डिमांड करोगे, यस या नो? तो इसके लिए आपको कुछ रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो रिम्यूनरेशन मिलेगा तो पार्टनर आपका कैपिटल बढ़ेगा कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। तो इसके लिए हम आपके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब रिलेशन अकाउंट को डेबिट करके आपके कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बस इतनी सी बात है। अब जब इतना आप काम कर लोगे तो दो में से एक बात आएगी, दो में से एक बात आएगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या हम लोगों को लॉस होगा। ध्यान दे रहे हो? या तो क्या होगा, आप फाइनल ध्यान दीजिए, अगले 5 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान दीजिए और मामला खत्म होने जा रहा है। या तो रिलेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो या तो देखो, या तो ये भी हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, दोनों साइड का अमाउंट बराबर आ जाए। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, पॉसिबल है। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। क्या है बोलो? प्रॉफिट है।
और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या है? लॉस है। तो प्रॉफिट या लॉस कहां भेजोगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजोगे क्या? यस। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो, और अगर फिक्स कैपिटल है तो कौन सा अकाउंट में भेजोगे? करंट अकाउंट में भेजोगे। एनी प्रॉब्लम यू हैव? नहीं। तो गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। प्रॉफिट या लॉस जो रिलेशन का आएगा, रिलेशन अकाउंट का, उसको कहां भेज रहे हैं हम? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजकर इस अकाउंट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो अगर ये इधर है तो प्रॉफिट है। ध्यान दे रहे हो क्या? यहां देखो, अगर ये क्रेडिट ज्यादा तभी इधर घटा ना, तो ये प्रॉफिट है। तो यहां पर हम लिख देंगे ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, या ए करेंट, बी करेंट या सी करेंट। और अगर लॉस है तो वो इधर आएगा, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, तो यहां पर डेबिट हो रहा है ए, बी या सी का कैपिटल या करेंट अकाउंट। और ये बुक क्लोज हो जाएगा या ओपन रहेगा? क्लोज हो, क्योंकि इसका बैलेंस शीट थोड़ी आ रहा है, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको रिलेशन अकाउंट इजिली समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप क्या बोलो? अगला स्टेप क्या बोलो? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस इजी है, ये मेन बात यही होती है। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखिए। सबसे पहले बहुत थक चुके होंगे इस बात को समझ समझ के, आप अच्छी तरह जानते हैं किसी भी हालत में पार्टनर के कैपिटल की शुरुआत क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी। मतलब डिसोल्यूशन में भी कैपिटल अकाउंट उसी तरह बनेगा क्या? अरे दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, किसी भी चैप्टर में जाओ, यही आएगा ना। तो हमने ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखना है? बाय बैलेंस बीडी। मैंने आपको कहा रिजर्व है या फंड है तो बाई साइड में आएगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना हो तो बाई साइड। चलिए आइए, प्रॉफिट एंड लॉस पुराना वाला है तो बाई साइड में आएगा, यस या नो? चलिए अब आइए, अगर निगेटिव बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी भी आ सकता है, आ सकता है। चलिए, उसके बाद रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस नहीं, अगर रिलेशन अकाउंट है, अगर एसेट्स लिया है तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर रहे थे, याद है? और अगर वो लायबिलिटी लिया है तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट। अरे जिस आइटम को तुमने रिलेशन अकाउंट में भेजा है तो वो आइटम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में भी तो आएगा ना। तो अगर पार्टनर ने एसेट्स लिया है तो उसको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी लिया है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। और अगर प्रॉफिट है तो बाई साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन, लॉस है तो टू साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन। अब दो में से एक बात आएगी। अब फाइनल राउंड क्या होगा समझिए, अगर इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब, और डेबिट साइड कम है तो इसको पेमेंट मिलना चाहिए। नहीं समझ रहे हो? अगर इसका, इस पार्टनर का कैपिटल का क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको पेमेंट मिलेगा, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो ये पेमेंट लेकर आएगा। तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लिखो टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर, और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसको कैश लेकर आना है तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट अमाउंट ब्राउट इन, या कैश अगर अकाउंट है बुक में तो कैश अकाउंट लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझ में आ गया। अब इसके बाद नॉर्मल सी बात है, कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। यहां पर देखिए कैश या बैंक अकाउंट, अगर पहले से पैसा है तो कैश का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस ना। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस? तो क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड और जाएगा तो क्रेडिट साइड। एसेट्स बिका तो पैसा आया, डेबिट साइड लिखा आपने, क्लियर? उसके बाद आइए, लायबिलिटी का पेमेंट किया, पैसा जाएगा तो आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। हर जगह पे रिलेशन यूज होगा। रिलेशन एक्सपेंस आपने किया, पैसा जाएगा, क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब आइए, अगर पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो, पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पेमेंट कर रहे हो तो पार्टनर पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेमेंट के लिए, और अगर पार्टनर कैपिटल पैसा लेकर आ रहा है तो पैसा आ रहा है, तो यहां पे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट अमाउंट ब्राउट इन यहां लिख दोगे। और जैसे ही आप इसको बंद करोगे ना तो ये दोनों साइड अपने आप क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। समझ जाना कि ये अकाउंट आपने सक्सेसफुली क्लोज कर दिया है। अगर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का बैलेंस टैली नहीं किया, दोनों साइड अगर टैली नहीं किया, टोटल बराबर नहीं आया, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। समझ में आई बात? तो फाइनली क्या समझ में आया? रिलेशन के अकाउंट को आपने क्लोज किसके साथ किया? पार्टनर के कैपिटल के अकाउंट के साथ क्लोज किया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा क्या किया? कैपिटल अकाउंट को किसके साथ क्लोज किया? कैश या बैंक अकाउंट के साथ क्लोज किया। और थर्ड क्या किया आपने? ये अपने आप क्लोज हो गया एक दूसरे अकाउंट के सहारे। तो पहला स्टेप क्या हुआ? रिलेशन अकाउंट को, मतलब बैलेंस शीट को खाली करके डिफरेंट अकाउंट में भेजा जाए, मतलब बैलेंस शीट खाली किया जाए। दूसरा स्टेप क्या हुआ? एसेट्स को बेचा जाए, यानी रियलाइज किया जाए,
और लायबिलिटी की अदायगी की जाए। और तीसरा स्टेप क्या हुआ, डिफरेंट बुक को क्लोज कर लिया जाए। कैसे क्लोज किया जाए, तीसरा स्टेप क्या है, डिफरेंट बुक को क्लोज करना। 3 स्टेप में आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लो, आप उसके बुक को क्लोज कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अब किसी भी क्वेश्चन को आप निकालो किसी भी बुक से और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, बार बार लेक्चर को सुनो, 100% सारे आंसर्स आप बना दोगे। एक दो छोटी सी बात और है, मैं आपको यह समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर पार्टनर्स लोन अकाउंट है ना, पार्टनर का लोन का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी होता है तो लिख देना बाय बैलेंस बीडी। पेमेंट कर रहे हो तो लिख देना टू बैंक। मान लो उसका लोन था 10,000 और यहां पे लिख दो 10,000, खाता बंद हो गया नहीं हो गया? बोलो बोलो यस। अब उसको जो अगर पेमेंट कर रहे हो, कैश का पेमेंट अगर मान लो पार्टनर को कर रहे हो उसके लोन के अगेंस्ट, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो इसको कैश या बैंक अकाउंट में किधर लिख देना, जाकर बाई साइड में लिख देना। और वहां पर एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मतलब बैंक अकाउंट में क्या आएगा, पार्टनर्स लोन, ए का लोन है तो एज लोन, बी का लोन है तो बीज लोन। और करेंट अकाउंट एक जो बचता है वो आप जानते हो, करेंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो लिख देना टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस है तो लिख देना बाई बैलेंस बीडी। और जहां जहां करेंट अकाउंट यूज हुआ है उसको रेस्पेक्ट उसी वे में आप ट्रांसफर करो, आपका बुक हो जाएगा क्लोज। अगर आपको लगता है कि आपने इसको कंप्लीटली समझ लिया है तो इस खुशी में ताली लगा सकते हैं।